बुक 3। और वे कितने एक जैसे हैं और कितने अलग अलग हैं। नागरिक के बारे में एक और भी सवाल अभी बाकी है। क्या सिर्फ वही सच्चा नागरिक है जिसके पास कोई पद, या इसमें मैकेनिक भी शामिल हैं? अगर जिनके पास कोई पद नहीं है उन्हें नागरिक माना जाए, तो हर नागरिक में राज करने और बात मानने का यह गुण नहीं हो सकता जो उसे नागरिक बनाता है। और अगर निचले तबके का कोई भी नागरिक नहीं है, तो उन्हें राज्य के किस हिस्से में रखा जाए, क्योंकि वे बाहर रहने वाले नहीं हैं और वे विदेशी भी नहीं हैं। इस बात पर हम क्या जवाब नहीं दे सकते कि उन्हें बाहर करने में उतनी ही बेवकूफ़ी है जितनी ऊपर बताए गए किसी भी वर्ग से मुसलमानों किसी भी वर्ग से गुलामों और आज़ाद लोगों को बाहर करने में। यह मानना होगा कि हम उन सभी को नागरिक नहीं मान सकते जो राज्य के होने के लिए ज़रूरी हैं। उदाहरण के लिए बच्चे बड़े आदमियों के बराबर नागरिक नहीं हैं, जो पूरी तरह से नागरिक हैं, लेकिन बच्चे बड़े न होने के कारण सिर्फ एक तरह से नागरिक हैं। बेशक पुराने ज़माने में और कुछ देशों में कारीगर वर्ग गुलाम या विदेशी थे, और इसलिए उनमें उनमें से ज़्यादातर अब भी वैसे ही हैं। सबसे अच्छा राज्य भी उन्हें नागरिकता नहीं देगा, लेकिन अगर उन्हें नागरिकता दी जाती है तो एक नागरिक के गुण की हमारी परिभाषा सिर्फ कुछ नागरिकों और आज़ाद लोगों पर लागू होगी, उन पर नहीं जो अपने रोजी रोटी के लिए काम करते हैं। बाद वाला वर्ग, जिनके लिए मेहनत एक ज़रूरी है, या तो गुलाम हैं जो लोगों की ज़रूरतें पूरी करते हैं, या मैकेनिक और मजदूर हैं जो समाज के सेवक हैं। इन बातों पर थोड़ा और आगे बात करने से उनकी स्थिति साफ हो जाएगी, और सच में जो पहले ही कहा जा चुका है वह अपने आप में काफ़ी है। क्योंकि सरकार के कई रूप होते हैं क्योंकि सरकार के कई रूप होते हैं, इसलिए नागरिकों की भी कई तरह की किस्में होनी चाहिए, और खासकर उन नागरिकों की जो प्रजा है। इसलिए कुछ सरकारों में मैकेनिक और मजदूर नागरिक होंगे, लेकिन दूसरों में नहीं। जैसे अमीर लोगों के राज में, या तथाकथित सबसे अच्छी सरकार एक अगर ऐसी कोई हो जिसमें सम्मान अच्छाई और मेरिट के हिसाब से दिया जाता है, क्योंकि कोई भी आदमी अच्छाई नहीं कर सकता जो मैकेनिक या मजदूर की ज़िंदगी जी रहा हो। कुलीन तंत्र में पद के लिए क्वालिफिकेशन ज़्यादा होती है, और इसलिए कोई भी मजदूर कभी नागरिक नहीं हो सकता, लेकिन एक मैकेनिक हो सकता है, क्योंकि उनमें से कई अमीर होते हैं। थीब्स में एक कानून था कि कोई भी आदमी जो 10 साल से बिजनेस से रिटायर नहीं हुआ है वह पद पर नहीं रह सकता। कई राज्यों में कानून विदेशियों को भी आने देने की हद तक जा हद तक जाता है, क्योंकि कुछ डेमोक्रेसी में एक आदमी नागरिक होता है भले ही उसकी माँ सिर्फ नागरिक हो और उसका पिता विदेशी हो। और इसी तरह का नियम नाजायज बच्चों पर भी लागू होता है। जब आबादी कम होती है तो कानून में ढील दी जाती है, लेकिन जब नागरिकों की संख्या बढ़ती है तो सबसे पहले गुलामों के बच्चों को बाहर कर दिया जाता है, फिर उन बच्चों की जिनकी माताएं ही नागरिक है, और आखिर में नागरिकता का अधिकार सिर्फ उन्हीं लोगों तक सीमित हो जाता है जिनके माता पिता दोनों नागरिक हैं। इसलिए जैसा कि साफ है, अलग अलग तरह के नागरिक होते हैं, और वही सबसे ऊंचे दर्जे का नागरिक है जो राज्य के सम्मान में हिस्सा लेता है। होमर की कविताओं में अल्किलीज में आगामेम्नन की शिकायत की उसके साथ किसी बेइज्जती अजनबी जैसा बर्ताव करना, क्योंकि जैसे राज्य के सम्मान से बाहर रखा जाता है, अब किसी अजनबी से बेहतर तरीके से नहीं होता। लेकिन जब यह बाहर रखा जाना छिपाया जाता है, तो इसका मकसद वहाँ रहने वालों को धोखा देना होता है। इस सवाल पर कि क्या अच्छे नागरिकों के गुण जैसा ही होता है, पहले बताई गई बातों से यह साबित होता है कि कुछ राज्यों में दोनों एक जैसे होते हैं और कुछ में अलग। जब वे एक जैसे होते हैं तो हर नागरिक का गुण अच्छे आदमी के गुण जैसा नहीं होता है, बल्कि सिर्फ राजनेता और उन लोगों का गुण होता है जिनके पास अकेले या दूसरे के साथ मिलकर सार्वजनिक मामलों को चलाने की जिम्मेदारी होती है या हो सकती है। इन सवालों को तय करने के बाद हमें यह सोचना है कि क्या सरकार सिर्फ एक ही रूप है या कई। अगर कई हैं तो वे क्या हैं और कितनी है, और उनके बीच में क्या अंतर है। संविधान, किस राज्य में मजिस्ट्रेटों की व्यवस्था, खासकर सबसे ऊंचे दर्जे के सरकार हर जगह राज्य में सोवरेन होती है, और संविधान असल में सरकार है। उदाहरण के लिए डेमोक्रेसी में लोग सुप्रीम होते हैं, लेकिन ओलिगार्की में कुछ लोग और
इसलिए हम कहते हैं कि सरकार के दो तरीके अलग हैं और दूसरे मामलों में भी ऐसा ही होता है। सबसे पहले आइए हम इस बात पर विचार करें कि राज्य का उद्देश्य क्या है और सरकार के कितने रूप हैं जिनसे मानव समाज को नियंत्रित किया जाता है। हम इस लेख के पिछले भाग में कह चुके हैं, जब घर के मैनेजमेंट और मालिक के राज में फ़र्क किया जाता है तो पता चलता है कि इंसान स्वभाव से एक पॉलिटिकल जानवर होता है और इसलिए इंसान भले ही उन्हें एक दूसरे की मदद की ज़रूरत न हो फिर भी वे एक साथ रहना चाहते हैं और असल में वे अपने कॉमन हितों के कारण एक साथ आते हैं। उसी अनुपात में वे जैसे वे किसी भी तरह की खुशहाली हासिल करते हैं। यह निश्चित रूप से लोगों और राज्यों दोनों का मकसद है और सिर्फ ज़िंदगी के लिए जिसमें शायद कुछ अच्छा पहलू भी हो। इंसान एक साथ मिलते हैं और पॉलिटिकल कम्युनिटी बनाए रखते हैं जब तक कि ज़िंदगी की बुराइयां अच्छाइयों पर बहुत ज़्यादा हावी न हो जाएं। और हम सब देखते हैं कि इंसान मुश्किल हालात में भी ज़िंदगी से चिपके रहते हैं और उसमें एक नेचुरल मिठास और खुशी ढूंढते हैं। अलग अलग तरह के अधिकार को पहचानने में कोई मुश्किल नहीं है। उन्हें अक्सर पॉपुलर कामों में पहले ही बताया जा चुका है। मालिक का राज, हालांकि गुलाम और मालिक के असल में एक ही फ़ायदे होते हैं, फिर भी मुख्य रूप से मालिक के फ़ायदे को ध्यान में रखकर चलाया जाता है, लेकिन गलती से गुलाम का भी ध्यान रखा जाता है, क्योंकि अगर गुलाम खत्म हो जाता है तो मालिक का राज भी उसके साथ खत्म हो जाता है। दूसरी ओर पत्नी और बच्चों का घर का राज, जिसे हमने घर गृहस्थी का मैनेजमेंट कहा है, पहले तो शासितों की भलाई के लिए या दोनों पार्टियों की आम भलाई के लिए चलाया जाता है, लेकिन असल में शासितों की भलाई के लिए, जैसा कि हम मेडिसिन, जिम्नास्टिक और आमतौर पर कलाओं में देखते हैं, जो सिर्फ गलती से कलाकारों की भलाई से जुड़ी होती है। क्योंकि ऐसा कोई कारण नहीं है कि ट्रेनर कभी कभी जिम्नास्टिक की प्रैक्टिस न करें और पायलट हमेशा क्रू में से एक होता है। ट्रेनर या पायलट उन लोगों की भलाई के बारे में सोचता है जिनकी देखभाल की जाती है। लेकिन जब वह उन लोगों में से एक होता है जिनकी देखभाल की जाती है तो वह गलती से फ़ायदे में शामिल हो जाता है, क्योंकि पायलट भी एक नाविक होता है और ट्रेनर ट्रेनिंग ले रहे लोगों में से एक बन जाता है। और राजनीति में भी ऐसा ही होता है। जब राज्य बराबरी और एक जैसा होने के सिद्धांत पर बना होता है तो नागरिक सोचते हैं कि उन्हें बारी बारी से पद पर रहना चाहिए। प्रकृति के हिसाब से हर कोई अपनी बारी पर सेवा करेगा और फिर कोई उसके हित का ध्यान रखेगा, ठीक वैसे ही जैसे उसने पद पर रहते हुए उन के हितों का ध्यान रखा था। शुरू में यही तरीका था, लेकिन आजकल रिपब्लिक रेवेन्यू और ऑफिस में से मिलने वाले फ़ायदे के लिए लोग हमेशा ऑफिस में रहना चाहते हैं। कई सोच सकता है कि शासक बीमार होने की वजह से तभी तक सेहतमंद रहते थे जब तक वे ऑफिस में रहते थे। उस मामले में हम पक्का मान सकते हैं कि वे जगह ढूंढ रहे होंगे। नतीजा साफ है कि सरकारें जो आम हितों का ध्यान रखती हैं न्याय के सख्त सिद्धांतों के अनुसार बनाई जाती हैं और इसलिए वे सही रूप में हैं, लेकिन जो सिर्फ शासकों के हित को ध्यान में रखना सभी गलत और बिगड़े हुए रूप हैं, क्योंकि वे तानाशाही हैं जबकि राज्य आज़ाद लोगों का समुदाय है। इन बातों को तय करने के बाद हमें यह देखना है कि सरकार के कितने तरीके हैं और वे क्या हैं, और सबसे पहले असली तरीके क्या हैं, क्योंकि जब वे तय हो जाएंगे तो उनके गलत मतलब तुरंत साफ हो जाएंगे। संविधान और सरकार शब्दों का मतलब एक ही है और सरकार जो राज्यों में सबसे बड़ी अथॉरिटी है एक या कई लोगों के हाथों में होनी चाहिए। इसलिए सरकार के असली तरीके वे हैं जिनमें एक या कुछ या कई लोग आम फायदे को ध्यान में रखकर राज करते हैं। लेकिन जो सरकारें प्राइवेट फायदे को ध्यान में रखकर राज्य करती हैं, चाहे वह एक का हो या कई लोगों का, वे गलत हैं। नागरिकों के लिए अगर वे सच में नागरिक हैं तो उन्हें राज्य के फायदों में हिस्सा लेना चाहिए। सरकार के ऐसे तरीके जिनमें एक ही राज करता है उसे हम आम हितों का ध्यान रखने वाला राजतंत्र, रूलिटी कहते हैं। जिसमें एक से ज़्यादा, लेकिन ज़्यादा नहीं, राज करते उसे एरिस्टोक्रेसी, सबसे अच्छे लोगों का राज कहते हैं और इसलिए उसे एरिस्टोक्रेसी कहते हैं। उसे एरिस्टोक्रेसी, सबसे अच्छे लोगों का राज कहते हैं और इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि या तो शासक सबसे अच्छे लोग होते हैं, या इसलिए क्योंकि उनके दिल में राज्य और नागरिकों का सबसे
सबसे अच्छा हित होता है। ओके, सबसे अच्छा हित होता है। लेकिन जब आम नागरिक आम हित के लिए राज्य चलाते हैं तो सरकार को आम नाम से पुकारा जाता है, एक संविधान। और इस भाषा के इस्तेमाल का एक कारण है। एक आदमी या कुछ लोग ऐसे अच्छे गुणों से बेहतर हो सकते हैं, लेकिन अच्छे गुण कई लोगों के होते हैं, और जैसे जैसे संख्या बढ़ती है उनके लिए हर तरह के परफेक्शन पाना मुश्किल होता जाता है। हालांकि वे मिलिट्री के गुणों में ऐसा कर सकते हैं क्योंकि यह आम लोगों में पाया जाता है। इसलिए एक संवैधानिक सरकार में लड़ाकों के पास सबसे बड़ी ताकत होती है, और जिनके पास हथियार होते हैं वे सबसे ताकतवर होते हैं। नागरिकों ऊपर बताए गए रूपों में से गलतियां इस तरह की हैं: राजशाही, तानाशाही, अमीरों का राज, कुलीन तंत्र, संवैधानिक सरकार, लोकतंत्र। क्योंकि तानाशाही एक तरह की राजशाही जिसमें सिर्फ राजा का फायदा होता है, कुलीन तंत्र में अमीरों का फायदा होता है, लोकतंत्र में जरूरतमंदों का फायदा होता है। इनमें से कोई भी सबकी भलाई नहीं करता। इनमें से कोई भी सबकी भलाई नहीं करता। लेकिन सरकार के इन तरीकों में मुश्किलें हैं, और इसलिए इनमें से हर एक के नेचर के बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल में बताना जरूरी होगा। क्योंकि जो कोई अलग अलग साइंस और फिलोसफी स्टडी करना चाहता है और सिर्फ प्रैक्टिस पर ध्यान नहीं देता, उसे किसी भी चीज़ को नज़रअंदाज या छोड़ना नहीं चाहिए, बल्कि हर बात में सच्चाई को सामने रखना चाहिए। तानाशाही, जैसा कि मैं कह रहा था, वह राजशाही है जो पॉलिटिकल सोसाइटी पर एक मालिक की तरह राज करती है। ओलिगार्की तब होती है जब अमीर लोगों के हाथ में सरकार होती है। डेमोक्रेसी इसका उल्टा, जब गरीब लोग न कि अमीर लोग रूलर होते हैं। और यहाँ हमारी पहली मुश्किल खड़ी होती है, और अब यह अभी दी गई डेफिनेशन से जुड़ी है। क्योंकि डेमोक्रेसी को बहुतों की सरकार कहा जाता है, इसलिए। लेकिन क्या होगा अगर बहुतों के पास प्रॉपर्टी हो और उनके हाथ में पावर हो? इसलिए इसी तरह ओलिगार्की को कुछ लोगों की सरकार कहा जाता है। लेकिन क्या होगा अगर गरीब अमीरों से कम हो और उनके हाथों में पावर हो, क्योंकि वे ज़्यादा ताकतवर हैं? इन मामलों में सरकार के इन अलग तरीकों के बीच जो कुछ फ़र्क हमने किया है वह अब काम का नहीं रहेगा। मान लीजिए एक बार फिर हम कुछ लोगों में अमीरी और गरीब बहुतों में गरीबी जोड़ दें, और उसी हिसाब से सरकारों का नाम रखें। एक ओलिगार्की उसे कहते हैं जिसमें कुछ और अमीर लोग होते हैं, और एक डेमोक्रेसी वह है जिसमें बहुतों और गरीब लोग शासक होते हैं। तब भी मुश्किल होगी, क्योंकि अगर सरकार के सिर्फ वही तरीके हैं जिनका जिक्र पहले किया गया था, तो हम उन दूसरी सरकारों के बारे में कैसे बताएंगे जिनका जिक्र हमने अभी किया है? उनमें अमीर ज़्यादा हैं और गरीब कम है, और दोनों अपने अपने राज्यों में शासन करते हैं। एक तर्क से ऐसा लगता है कि चाहे ओलिगार्की हो या डेमोक्रेसी, सरकार चलाने वालों की संख्या चाहे डेमोक्रेसी में ज़्यादा हो या ओलिगार्की में कम, एक इत्तेफाक है। क्योंकि हर जगह अमीर कम है और गरीब बहुत ज़्यादा। लेकिन अगर ऐसा है तो उनके बीच के अंतर के कारणों को लेकर गलतफहमी है। क्योंकि डेमोक्रेसी और ओलिगार्की के बीच असली अंतर गरीबी और अमीरी है। जहाँ भी लोग अपनी वजह से राज करते हैं, दौलत चाहे कम हो या ज़्यादा, वह ओलिगार्की है। और जहाँ गरीब राज करते हैं वह डेमोक्रेसी है। लेकिन असल में अमीर कम हो और गरीब ज़्यादा, क्योंकि कुछ ही अमीर हैं, जबकि आज़ादी का मजा सभी लेते हैं। और दौलत और आज़ादी ही वे आधार हैं जिन पर ओलिगार्की और डेमोक्रेटिक पार्टियां राज्य में सत्ता का दावा करती हैं। आइए हम ओलिगार्की और डेमोक्रेसी की आम परिभाषाओं पर विचार करके शुरू करें, और यह भी ओलिगार्की और डेमोक्रेटिक न्याय क्या है। क्योंकि सभी लोग किसी न किसी तरह के न्याय से जुड़े रहते हैं, लेकिन उनकी सोच अधूरी होती है और वे पूरे विचार को नहीं बताते। उदाहरण के लिए वे न्याय को बराबरी मानते हैं, और है भी, लेकिन सभी के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ बराबर लोगों के लिए। और असमानता को न्याय माना जाता है, और है भी, यह भी सभी के लिए नहीं है, बल्कि सिर्फ बराबर न होने वालों के लिए है। जब लोगों को छोड़ दिया जाता है तो लोग गलत फैसला करते हैं। इसका कारण यह है कि वे खुद पर फैसला सुना रहे होते हैं, और ज़्यादातर लोग अपने मामलों में बुरे जज होते हैं। और जहाँ न्याय का मतलब है कि लोगों के साथ साथ चीज़ों से भी रिश्ता और सही बंटवारा, जैसा कि मैंने पहले ही एथिक्स में कहा है। ओके, एथिक्स जो इनकी बुक है, पहले ही एथिक्स में कहा है। एक जैसे लोगों और चीज़ों को शामिल करते हुए वे चीज़ों की बराबरी को मानते हैं। लेकिन
लोगों की काबिलियत पर बहस करते हैं, मुख्य रूप से उसी वजह से जो मैंने अभी बताई है, क्योंकि वे अपने मामलों में बुरे जज होते हैं। और दूसरी बात, क्योंकि बहस करने वाले दोनों पक्ष सीमित और आधे अधूरे न्याय की बात कर रहे हैं, लेकिन खुद को पूरे न्याय की बात करते हुए सोचते हैं। जो लोग एक मामले में बराबर नहीं हैं, जैसे कि दौलत, वे खुद को हर चीज़ में बराबर नहीं मानते। और जो कोई भी एक मामले में बराबर है, जैसे कि आज़ादी, वे खुद को हर चीज़ में बराबर मानते हैं, लेकिन वे मुख्य बात को छोड़ देते हैं। लेकिन क्योंकि अगर लोग सिर्फ दौलत के लिए मिलते होते और साथ होते, तो राज्य में उनका हिस्सा उनकी संपत्ति के अनुपात में होता। और जब कुलीन तंत्र का सिद्धांत चलता रहता, यह सही नहीं होगा कि जिसने एक मीना दिया उसे 100 मीना में से उतना ही हिस्सा मिले, चाहे वह मूलधन हो या मुनाफे का, जितना उसे मिला जिसने बाकी 99 दिए। लेकिन एक तरह की अच्छी ज़िंदगी के लिए होता है, सिर्फ ज़िंदगी के लिए नहीं। सिर्फ ज़िंदगी ही मकसद होती तो गुलाम और जंगली जानवर भी राज्य बना सकते थे, लेकिन वे नहीं बना सकते, क्योंकि खुशी या अपनी मर्जी से ज़िंदगी जीने में उन्हें कोई हिस्सा नहीं होता। न ही कोई राज्य गठबंधन और अन्याय से सुरक्षा सुरक्षा के लिए होता है, न लेन देन और आपसी मेल जोल के लिए, क्योंकि तब टाइ टायरेनियन और कार्थिगिनियन और वे सभी जिनके एक दूसरे के साथ कमर्शियल ट्रीटी हैं, एक ही राज्य के नागरिक होंगे। यह सच है कि उनके बीच इंपोर्ट के बारे में एग्रीमेंट होते हैं, और यह वादा होता है कि वे एक दूसरे के साथ साथ कोई गलत काम नहीं करेंगे। और अलायंस के लिखे हुए आर्टिकल होते हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट करने वाली पार्टियों के लिए कोई कॉमन मजिस्ट्री नहीं होती जो उनके वादों को लागू करे। अलग अलग राज्यों को अपनी अपनी मजिस्ट्री होती है, न ही कोई राज्य इस बात पर ध्यान रखता है कि दूसरे के नागरिक वैसे ही हों जैसा उन्हें होना चाहिए। और न ही यह देखता है कि जो लोग ट्रीटी की शर्तों के तहत आते हैं वे गलत काम या बुराई बिल्कुल न करें, बल्कि बस यह देखें कि वे एक दूसरे के साथ कोई अन्याय न करें। जबकि जो लोग अच्छी सरकारों की परवाह करते हैं वे राज्यों में अच्छाई और बुराई के बड़े सवालों पर ध्यान देते हैं। इससे यह भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि राज्य ही सही मायने में इस नाम का हकदार है, क्योंकि इस अनैतिक लक्ष्य के बिना समुदाय सिर्फ एक गठबंधन बन जाता है, जो सिर्फ गठबंधन से उन गठबंधनों से अलग हो जाता है जिनके सदस्य अलग रहते हैं। और कानून सिर्फ एक परंपरा है, न्याय के लिए एक दूसरे की जमानत है, जैसे कि सॉफ्टिस्ट लाइकोफ्रोन कहते हैं। इसमें नागरिकों को अच्छा और न्यायप्रिय बनाने की कोई असली ताकत नहीं है, पुण्य का गंभीर ध्यान रखना चाहिए। यह यह साफ है कि क्योंकि मान लीजिए कि कोरियंथ और मेगारा जैसे अलग अलग जगहें एक दीवार से जुड़ी हुई हैं, फिर भी एक शहर नहीं होंगे, भले ही नागरिकों को आपस में शादी करने का अधिकार हो, जो कि राज्यों की खासियतों में से एक है। फिर अगर लोग एक दूसरे से कुछ दूरी पर रहते हैं, लेकिन इतनी दूर नहीं कि उनके बीच कोई मेल जोल न हो, और उनके बीच ऐसे कानून हो कि वे अपने लेन देन में एक दूसरे के साथ गलत न करें, तो भी वह राज्य नहीं होगा। मान लीजिए कि एक आदमी बढ़ई है, दूसरा किसान, दूसरा मोची वगैरह, और उनकी संख्या 10,000 है। फिर भी अगर उनमें लेन देन, गठबंधन वगैरह अलावा कुछ कुछ भी कॉमन नहीं है, तो वह राज्य नहीं बनेगा। ऐसा क्यों है? इसलिए पक्का नहीं है कि वे एक दूसरे से दूर हैं, क्योंकि मान लीजिए कि ऐसी कम्युनिटी एक जगह मिलती और हर आदमी का अपना घर होता होता है, अपना, जो एक तरह से उसका राज्य था, और उन्होंने एक दूसरे के साथ गठबंधन किया, लेकिन सिर्फ बुरे लोगों के खिलाफ है। फिर भी यह सही सोचने वाला इसे राज्य नहीं मानेगा। अगर उनके मिलने के बाद भी और पहले भी उनके बीच वैसा ही व्यवहार रहा हो, तो यह साफ है कि राज्य सिर्फ एक समाज नहीं है जिसकी एक आम जगह हो जो जुर्म को रोकने और लेन देन के लिए बनाया गया हो। ऐसी स्थितियां हैं जिनके बिना राज्य नहीं रह सकता, लेकिन ये सब मिलकर एक राज्य नहीं बनाते। जो परिवारों के ग्रुप में खुशहाली का समुदाय है, एक परफेक्ट और आत्मनिर्भर जिंदगी के लिए ऐसा समुदाय सिर्फ उन लोगों के बीच बन सकता है जो एक ही जगह पर होते हैं और आपस में शादी करते हैं। इसलिए शहरों में पारिवारिक रिश्ते, भाईचारे, आम कुर्बानी, मनोरंजन पैदा होते हैं जो लोगों को एक साथ लाते हैं। ये दोस्ती से बनते हैं, क्योंकि दोस्ती ही समाज का मकसद है। इसका मकसद अच्छी ज़िंदगी है और ये उसके लिए साधन है। और राज्य परिवार और गांवों का मिलन है,
जिसका मकसद एक परफेक्ट और आत्मनिर्भर जीवन है, जिसका मतलब है एक खुशहाल और सम्मानजनक जीवन। तो हमारा नतीजा यह है कि पॉलिटिकल समाज अच्छे कामों के लिए होता है, सिर्फ साथ के लिए नहीं। और जो लोग ऐसे समाज में सबसे ज़्यादा योगदान देते हैं, उनका हिस्सा उन लोगों से ज़्यादा होता है जिनके पास जन्म से वैसी ही या ज़्यादा आज़ादी या ऊंचे पद होते हैं, लेकिन वे पॉलिटिकल अच्छाई में उनसे कमतर हैं। या उन लोगों से ज़्यादा जो पैसे में उनसे आगे हैं लेकिन अच्छाई में उनसे आगे हैं। जो कहा गया है उससे यह साफ पता चलता है कि अलग अलग तरह की सरकारें के सभी पक्षधर सिर्फ न्याय के एक हिस्से की बात करते हैं। इस बात को लेकर भी संदेह है कि राज्य में सर्वोच्च शक्ति किसकी होगी। यह क्या यह भीड़ होगी, या धनी लोग, या अच्छे लोग, या एकमात्र श्रेष्ठ व्यक्ति, या तानाशाह। इनमें से किसी भी विकल्प के अप्रिय परिणाम प्रतीत होते हैं। उदाहरण के लिए, यदि गरीब संख्या में अधिक होने के कारण अमीरों की संपत्ति आपस में बांट ले तो क्या यह अन्याय नहीं है? नहीं, ईश्वर की कसम, उत्तर होगा क्योंकि वैद्य प्राधिकारी यानी लोगों ने ऐसा चाहा था। लेकिन अगर यह अन्याय नहीं है तो कृपा क्या है? फिर जब पहले विभाजन में सब कुछ ले लिया गया है और बहुमतों ने अल्पसंख्यक की संपत्ति को फिर से विभाजित किया है, तो क्या यह स्पष्ट नहीं है? अगर यह जारी है रहा कि वे राज्य को बर्बाद कर देंगे, फिर भी निश्चित रूप से सदाचार उन लोगों का नाश नहीं है जिनके पास वह है। नहीं, न्याय राज्य के लिए विनाशकारी है और इसलिए जब्ती का यह कानून स्पष्ट रूप से न्यायपूर्ण नहीं हो सकता, क्योंकि वह सिर्फ अपनी ज़्यादा ताकत से दूसरे लोगों को मजबूर करता है, ठीक वैसे ही जैसे भीड़ अमीरों को मजबूत करती है। लेकिन क्या यह सही है कि कुछ और अमीर लोग ही शासक बने हैं, और अगर वे भी इसी तरह लोगों को लूटें फूटें लूटें, तो क्या ये सही है? अगर ऐसा है तो दूसरा मामला, यानी ज़्यादातर लोगों का काम लोगों को लूटना, भी सही होगा। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि ये चीज़ें गलत और अन्यायपूर्ण हैं। तो क्या अच्छे लोगों का राज अच्छे लोगों को राज करना चाहिए और उनके पास सबसे ज़्यादा ताकत होनी चाहिए, लेकिन उस हालत में भी बाकी सभी लोग जिन्हें सत्ता से बाहर कर दिया गया है बेइज्जत होंगे, क्योंकि सरकार के पद इज्जत के पद होते हैं। और अगर कुछ लोग हमेशा उन पर कब्जा करते हैं तो बाकी लोगों को उनसे दूर रहना होगा। तो क्या यह अच्छा होगा कि एक सबसे अच्छा आदमी राज करे? नहीं, यह तो और भी ज़्यादा ओलिगार्किकल है, क्योंकि इससे बेइज्जत होने वालों की संख्या बढ़ जाती है। कोई कह सकता है कि एक आदमी के लिए जो इंसानी जुनून के सभी हादसों के अधीन है, कानून के बजाय सबसे ज़्यादा ताकतवर रखना बुरा है। लेकिन क्या होगा अगर कानून खुद डेमोक्रेटिक या ओलिगार्किकल हो? तो इससे हमें अपनी मुश्किलों से बाहर निकलने में कैसे मदद मिलेगी? बिल्कुल नहीं, वही नतीजे होंगे। इनमें से ज़्यादातर सवाल किसी और मौके के लिए रखे जा सकते हैं। यह सिद्धांत कि कुछ सबसे अच्छे लोगों के बजाय भीड़ को ऊपर होना चाहिए एक संतोषजनक व्याख्या हो सकती है, और हालांकि यह मुश्किल से मुक्त नहीं है, फिर भी इसमें सच्चाई का एक हिस्सा लगता है, क्योंकि बहुत से लोग, जिनमें से हर कोई एक आम इंसान है, जब वे एक साथ मिलते हैं तो वे कुछ अच्छे लोगों से बेहतर हो सकते हैं, अगर उन्हें अलग अलग नहीं बल्कि सामूहिक रूप से देखा जाए। ठीक वैसे ही जैसे एक दावत जिसमें बहुत से लोग योगदान देते हैं, एक ही जेब से दिए गए खाने से बेहतर है, क्योंकि बहुत से लोगों में से हर व्यक्ति में कुछ गुण और समझदारी होती है, और जब वे एक साथ मिलते हैं तो वे एक तरह के एक आदमी बन जाते हैं जिसके कई पैर और हाथ और इंद्रियां होती हैं। यह उनके दिमाग और स्वभाव का एक रूप है। इसलिए बहुत से लोग संगीत और कविता के एक अकेले व्यक्ति से बेहतर न्यायाधीश नहीं हो सकते, क्योंकि कुछ लोग एक भाग को समझते हैं और कुछ अन्य को, और उनमें से वे समग्र को समझते हैं। अच्छे पुरुषों के गुणों का एक समान संयोजन होता है, और अनेक लोगों में से किसी भी व्यक्ति से भिन्न होते हैं। जैसे सुंदर लोगों को उनसे भिन्न कहा जाता है जो सुंदर नहीं है, और कला के कार्य वास्तविकताओं से भिन्न होते हैं, क्योंकि उन्हें बिखरे हुए तत्व संयुक्त होते हैं। हालांकि यदि अलग अलग लिया जाए तो एक व्यक्ति की आँख या दूसरे व्यक्ति की कोई अन्य विशेषता
तस्वीर की तुलना में अधिक सुंदर होगी। यह सिद्धांत हर लोकतंत्र और पुरुषों के सभी समूहों पर लागू हो सकता है या नहीं, यह स्पष्ट नहीं है। या यूं कहें कि भगवान की कसम, कुछ मामलों में इससे लागू करना असंभव है, क्योंकि यह तर्क जानवरों के बारे में भी समान रूप से लागू होगा, और जिसमें यह पूछा जाए कि क्या कुछ लोग जानवरों से भिन्न होते हैं, लेकिन पुरुषों के ऐसे समूह हो सकते हैं जिनके बारे में हमारा कथन फिर भी सत्य हो। और यदि ऐसा है तो जो कठिनाई पहले ही उठाई जा चुकी है और एक है, और जो इसके समान है, अर्थात आज़ाद लोग और नागरिकों के बड़े ग्रुप को क्या पावर दी जानी चाहिए जो अमीर नहीं है, जिनकी कोई पर्सनल काबिलियत नहीं है। दोनों ही सवाल हल हो गए हैं। उन्हें सरकार के बड़े पदों पर हिस्सा देने में अभी भी खतरा है, क्योंकि उनकी बेवकूफ़ी उन्हें गलती की ओर ले जाएगी और उनकी बेईमानी उन्हें जुर्म की ओर ले जाएगी। लेकिन उन्हें हिस्सा न देने में भी खतरा है, क्योंकि जिस सरकार में बहुत से गरीब लोगों को पद से बाहर रखा जाता है, वे जरूर दुश्मनों से भारी होंगे, क्योंकि जिस सरकार में बहुत से गरीब लोगों को पद से बाहर रखा जाता है वह जरूर दुश्मनों से भरी होगी। बचने का एकमात्र तरीका यह है कि उन्हें कुछ सोच समझकर अप और कानूनी काम दिए जाएं। इसी वजह से सोलोना और कुछ जैसे लेजिस्लेटर उन्हें पदों के लिए चुनने और मजिस्ट्रेट से जवाब तलब करने की पावर देते हैं, लेकिन वे उन्हें अकेले पद पर रहने की इजाज़त नहीं देते। जब वे एक साथ मिलते हैं तो उनकी सोच काफ़ी अच्छी होती है और बेहतर क्लास के साथ मिलकर वे सरकार के लिए काम के होते हैं। जैसे कभी कभी गंदा खाना शुद्ध खाने के साथ मिलने पर पूरा ग्रुप थोड़ी मात्रा में शुद्ध खाने से ज़्यादा हेल्दी हो जाता है। लेकिन हर इंसान अगर उसे अपने हाल पर छोड़ दिया जाए तो उसका फैसला सही नहीं होता। दूसरी ओर सरकार के पॉपुलर तरीके में कुछ मुश्किलें होती हैं। सबसे पहले यह कहा जा सकता है कि जो किसी बीमार आदमी को ठीक होने का फैसला कर सकता है, ये वही होगा जो खुद अपनी बीमारियों को ठीक कर सकता है और उसे ठीक कर सकता है, यानी दूसरे शब्दों में डॉक्टर। और ऐसा ही सभी प्रोफेशन और कलाओं में होता है। तो जैसा डॉक्टर को डॉक्टरों द्वारा जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए, वैसे ही आम तौर पर इंसानों को उनके साथियों द्वारा जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। लेकिन डॉक्टर तीन तरह के होते हैं, एक है दवा बेचने वाला, और एक है ऊंचे दर्जे का डॉक्टर, और तीसरा है बुद्धिमान आदमी जिसने इस कला की पढ़ाई की है। सभी कलाओं में एक ऐसा वर्ग होता है और हमें उन्हें भी कला के प्रोफेसरों जितनी ही फैसला करने की ताकत देते हैं। अब क्या नियम चुनाव पर भी लागू नहीं होता, क्योंकि सही चुनाव सिर्फ वही कर सकता है जिसे जानकारी हो। उदाहरण के लिए एक जियोमेट्री का जानकार जियोमेट्री के मामलों में सही चुनाव करेगा। एक पायलट स्टीयरिंग के मामले में उदाहरण के लिए एक जियोमेट्री को पायलट स्टीयरिंग के मामले में। और भले ही कुछ ऐसे काम और कलाएं हों जिनमें आम लोग वाकिफ हों, वे निश्चित रूप से उन लोगों से बेहतर फैसला नहीं कर सकते जो जानते हैं। तो इस तर्क के अनुसार न तो मजिस्ट्रेट का चुनाव और न ही उनसे जवाबदेही मांगना बहुतों पर छोड़ा जाना चाहिए। फिर भी शायद ये आपत्तियां हमारे पुराने जवाब से काफ़ी हद तक दूर हो जाती हैं। अगर लोग पूरी तरह से गिरे हुए नहीं हैं, भले ही अकेले वे उन लोगों पर से बुरे जज हों जिनके पास खास जान है, एक समूह के तौर पर वे उतने ही अच्छे या बेहतर हैं। इसके अलावा कुछ कलाकार ऐसे भी हैं जिनके काम का मूल्यांकन सिर्फ वे खुद नहीं बल्कि वे लोग करते हैं जिनके पास कला नहीं है। उदाहरण के लिए घर का ज्ञान सिर्फ बनाने वालों तक ही सीमित नहीं है। घर का इस्तेमाल करने वाला, या दूसरे शब्दों में मालिक बनाने वाले से बेहतर जज होगा। जैसे पायलट बढ़ई से पतवार का बेहतर मूल्यांकन करेगा और मेहमान रसोइये से दावत का बेहतर मूल्यांकन करेगा। अब लगता है कि इस मुश्किल का काफ़ी हल मिल गया है। लेकिन इससे मिलती जुलती एक और मुश्किल है। यह अजीब बात है कि कमज़ोर लोगों को अच्छे लोगों के मामले में अधिकार मिलना चाहिए, और फिर भी मजिस्ट्रेटों का चुनाव, उनसे जवाबदेही लेना सबसे बड़ा काम है। और जैसा कि मैं कह रहा था, ये ऐसे काम है जो कुछ राज्य में लोगों को
दिए जाते हैं, क्योंकि ऐसे सभी मामलों में असेंबली सबसे ऊपर होती है। फिर भी किसी भी उम्र के लोग और जिनके पास थोड़ी सी भी प्रॉपर्टी की क्वालिफिकेशन हो, असेंबली में बैठते हैं और विचार विमर्श करते हैं और फैसला करते हैं। हालांकि राज्य के बड़े अधिकारियों जैसे कंट्रोलर और जनरल बनने के लिए एक हाई क्वालिफिकेशन की ज़रूरत होती है। इस मुश्किल को उसी तरह से हल किया जा सकता है जैसे पहले किया गया था, और डेमोक्रेसी का मौजूद तरीका सच्चे में सही हो सकता है, क्योंकि पावर डिकास्ट या सीनेटर या एक्लेसियास्ट में नहीं होती, बल्कि कोर्ट और सीनेट और असेंबली में होती है, जिसके अलग अलग सीनेटर या एलेक्सियास्ट या डिकास्ट सिर्फ हिस्से या मेंबर होते हैं। और इसी वजह से बहुत से लोग कुछ लोगों से ज़्यादा अधिकार होने का दावा कर सकते हैं, क्योंकि लोग और सीनेट और कोर्ट कई लोगों से बने होते हैं और उनकी प्रॉपर्टी मिलकर बड़े पदों पर बैठे एक या कुछ लोगों की प्रॉपर्टी से ज़्यादा होती है। लेकिन बस इतना इतना ही सब पहले सवाल की चर्चा तो यह साफ पता चलता है कि कानून जब अच्छे हों तो सबसे ऊपर होने चाहिए, और मजिस्ट्रेट या मजिस्ट्रेटों को सिर्फ उन्हीं मामलों को रेगुलेट करना चाहिए जिन पर कानून सही सही बात नहीं कर सकते, क्योंकि सभी खास बातों को शामिल करने वाला कोई आम सिद्धांत बनाना मुश्किल है। लेकिन लेकिन अच्छे कानून क्या हैं, यह अभी तक साफ तौर पर नहीं बताया गया। पुरानी मुश्किल बनी हुई है। कानूनों का अच्छा या बुरा होना, न्याय या अन्याय, जरूरी जरूरी तौर पर राज्यों के गठन से जुड़ा होता है। लेकिन अगर ऐसा है तो सच्ची सरकार के लिए जरूरी तौर पर सही कानून होंगे और बिगड़ी हुई सरकार के लिए गलत कानून होंगे। सभी साइंस और आर्ट्स में मकसद अच्छा ही है, और ख़ास तौर पर सबसे ऊंचे लेवल पर यह पॉलिटिकल साइंस है जिसका मकसद न्याय है। दूसरे शब्दों में सबका हित है। सभी लोग न्याय को एक बराबर ही मानते हैं, और कुछ हद तक वे उन्हें फिलोसफिकल फ़र्क से सहमत हैं जो हमने एथिक्स के बारे में बताए हैं, क्योंकि वे मानते हैं कि न्याय एक ऐसी चीज़ है जिसका लोगों से लेना देना है, और जो बराबर हैं उन्हें बराबरी मिलनी चाहिए। लेकिन फिर भी एक सवाल बना रहता है, किस चीज़ की बराबरी या गैर बराबरी। यह एक मुश्किल है जिसे पॉलिटिकल फिलोसोफर को सुलझाना होगा, क्योंकि बहुत मुमकिन है कि कुछ लोग कहें कि पद सरकार के पद नागरिकों के बेहतर काबिलियत के हिसाब से बराबर नहीं होने चाहिए, चाहे उनमें और बाकी समाज में कोई भी फर्क न हो, क्योंकि जो लोग किसी एक मामले में अलग हैं उनके अलग अलग अधिकार और दावे होते हैं। लेकिन अगर यह सच है तो किसी आदमी का रंग या लंबाई या कोई और फायदा उसे पॉलिटिकल अधिकारों में ज़्यादा हिस्सा पाने की वजह होगा। यहाँ गलती ऊपरी तौर पर है, और इसे दूसरी कलाओं और विज्ञान से समझा जा सकता है। जब कई बांसुरी बजाने वाले अपनी कला में बराबर हैं तो कोई वजह नहीं है कि उनमें से जो बेहतर होते हैं उन्हें बेहतर बांसुरी दी जाए, क्योंकि वे बांसुरी को बेहतर नहीं बजाएंगे, और बेहतर वाद्य उसी के लिए आरक्षित होना चाहिए जो बेहतर कलाकार है। अगर मैं जो कह रहा हूँ वह अभी भी अस्पष्ट है तो आगे बढ़ने से यह स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि अगर कोई बेहतर बांसुरी वादक होता तो जन्म और सुंदरता में बहुत कमतर जन्म और सुंदरता में बहुत कमतर होता। हालांकि इनमें से कोई भी बांसुरी बजाने की कला में से सबसे बड़ा हो सकता है। इन सब गुणों से संपन्न व्यक्ति बांसुरी वादक से उसकी कला में सबसे अधिक अधिक अनुपात में श्रेष्ठ हो सकते हैं। फिर भी उसे सबसे अच्छी बांसुरी दी जानी चाहिए, जब तक कि वे धन और जन्म के अलावा बांसुरी बजाने में उत्कृष्टता में योगदान न दें, जो वे नहीं है करते। इसके अलावा इस सिद्धांत पर किसी भी अच्छाई की तुलना किसी किसी अन्याय से की जा सकती है, क्योंकि यदि एक ही दी गई ऊंचाई है तो सामान्य रूप से ऊंचाई को या तो ऊंचाई के विरुद्ध या स्वतंत्रता के विरुद्ध मापा जा सकता है। इस प्रकार यदि ए गुण में बी से अधिक ऊंचाई में अधिक श्रेष्ठ है और सामान्य रूप से ऊंचाई गुण से अधिक उत्कृष्ट है तो सभी चीज़ें तुलनीय होंगी, जो कि बेतुका है। क्योंकि अगर कोई चीज़ किसी दूसरी चीज़ से ज़्यादा ज़्यादा है तो यह साफ है कि कोई दूसरी चीज़ बराबर होगी। लेकिन क्योंकि ऐसी कोई तुलना नहीं की जा सकती, इसलिए यह साफ है कि राजनीति में लोग कला की तरह हर तरह की असमानता के आधार पर पद पर अपना दावा नहीं करते, क्योंकि अगर कुछ धीमे हैं और कुछ दूसरे तेज तो इसका कोई कारण नहीं है कि एक के पास कम और दूसरे के पास ज़्यादा। जिम्नास्टिक मुकाबलों में ही ऐसी काबिलियत का इनाम मिलता है, जबकि पद के लिए उम्मीदवारों के आमने सामने के दावे सिर्फ उन चीज़ों पर आधारित हो सकते हैं जो एक राज्य बनाते हैं, जैसे पैसा, अच्छाई वगैरह। और
और इसलिए अमीर और आज़ाद पैदा हुए। या अमीर अच्छे कारण से पद पर दावा कर सकते हैं, क्योंकि पद के मालिक आज़ाद और टैक्स देने वाले होने चाहिए। एक राज्य पूरी तरह से गरीब लोगों से उतना नहीं बना हो सकता जितना पूरी तरह से गुलामों से। लेकिन अगर पैसा और आज़ादी जरूरी है तो न्याय और वीरता समान रूप से में समान है, क्योंकि पहले के बिना राज्य का अस्तित्व नहीं रह सकता और दूसरे के बिना अच्छा नहीं। अगर सिर्फ राज्य के होने होने पर ही विचार किया जाए तो ऐसा लगेगा कि ये सभी या कम से कम कुछ दावे सही हैं। लेकिन अगर हम एक अच्छे जीवन को ध्यान में रखें, जैसा कि मैंने पहले कहा है, शिक्षा और अच्छाई के दावे बेहतर होते हैं। लेकिन जो लोग एक चीज़ में बराबर हैं उन्हें सब में बराबर नहीं होना चाहिए, और जो लोग एक चीज़ में बराबर नहीं है उन्हें सब में बराबर नहीं होना चाहिए। इसलिए यह पक्का है कि सरकार के सभी तरीके जो इन दोनों में से किसी जो दोनों में से किसी भी असूल पर टिके हैं वे गलत हैं। जैसा कि मैंने पहले ही माना है, सभी लोगों का एक खास तरह का दावा होता है, लेकिन उनका कोई पक्का दावा नहीं होता। अमीर लोग दावा करते हैं क्योंकि ज़मीन में उनका ज़्यादा हिस्सा होता है और ज़मीन राज्य का आम हिस्सा है। साथ ही वे आमतौर पर कॉन्ट्रैक्ट में ज़्यादा भरोसेमंद होते हैं। अमीर लोगों के साथ ही आज़ाद लोग भी उसके टाइटल के तहत दावा करते हैं, क्योंकि वे लगभग एक जैसे होते हैं। और अमीर लोग बुरे बुरे लोगों से ज़्यादा ही सही मायने में नागरिक होते हैं, क्योंकि अच्छे खानदान को हमेशा अपने घर और देश में महत्व दिया जाता है। एक और वजह यह है कि जो लोग बेहतर पुरखों से पैदा होते हैं वे बेहतर इंसान होने की संभावना रखते हैं, क्योंकि अच्छाई नस्ल की अच्छाई है। सच में यह कहा जा सकता है कि अच्छाई का भी एक हक है, क्योंकि हमने न्याय को एक सामाजिक हक माना है और इसका मतलब बाकी सब चीज़ों में से है। फिर बहुत से लोग कुछ लोगों के खिलाफ अपना हक जता सकते हैं, क्योंकि जब सब मिलकर सब और कुछ लोगों की तुलना की जाती है तो वे ज़्यादा मजबूत और अमीर और बेहतर होते हैं। लेकिन क्या होगा अगर अच्छे लोग अमीर अमीर और दूसरे वर्ग जो एक राज्य बनाते हैं, शहर सभी एक ही शहर में एक साथ रहें, तो क्या कोई शक होगा कि कौन राज करेगा? ऊपर बताए गए हर तरह के शासन में किसे राज करना चाहिए यह तय करने में बिल्कुल भी शक नहीं है, क्योंकि राज्यों की पहचान उनकी गवर्निंग बॉडीज में अंतर में होती है। उनमें से एक में अमीरों की सरकार होती है, दूसरे में अच्छे लोगों की, और इसी तरह। लेकिन मुश्किल तब आती है जब ये सभी चीज़ें एक साथ मौजूद हों। हम कैसे तय करें? मान लीजिए कि अच्छे लोग बहुत कम हैं। क्या हम उनकी संख्या को उनके कामों के हिसाब से देख सकते हैं और पूछ सकते हैं कि क्या राज्य चलाने के लिए काफ़ी है, या उन्हें इतना होना चाहिए कि एक राज्य बन जाए? पॉलिटिकल पावर के सभी चाहने वालों पर एतराज़ किया जा सकता है, क्योंकि जिन लोगों को लगता है कि पैसे या परिवार पर उनका दावा इंसाफ का कोई अधिकार नहीं है। इस नियम के हिसाब से अगर कोई एक इंसान बाकी सबसे अमीर है तो यह साफ है कि उन पर राज करना चाहिए। इसी तरह जो अपने जन्म से बहुत मशहूर हैं उसे उन सभी पर बड़ा होना चाहिए जो यह दावा करते हैं कि वे आज़ाद पैदा हुए हैं एक अमीर राज में या सबसे अच्छे लोगों की सरकार में। अच्छे लोगों को भी लेकर भी ऐसी ही मुश्किल होती है, क्योंकि अगर एक नागरिक सरकार के दूसरे सदस्यों से बेहतर है तो चाहे वे कितने भी अच्छे क्यों ना हों, तो उसे भी इंसाफ के उसी नियम के हिसाब से उन पर राज करना चाहिए। और अगर लोगों को सबसे ऊपर होना है क्योंकि वे कुछ लोगों से ज़्यादा ताकतवर हैं, तो अगर एक आदमी या एक से ज़्यादा, लेकिन ज़्यादातर नहीं, बहुतों से ज़्यादा ताकतवर है तो उन्हें राज करना चाहिए, न कि बहुतों को। इन सभी बातों को ऐसा लगता है कि जिन सिद्धांतों पर लोग राज करने का दावा करते हैं और बाकी सभी लोगों को अपने अधीन रखते हैं, उनमें से कोई भी पूरी तरह से नहीं है। जो लोग अपनी अच्छाई या अपनी दौलत के आधार पर राज्य के मालिक होने का दावा करते हैं, उनसे बहुत से लोग सही जवाब दे सकते हैं कि वे खुद अक्सर कुछ लोगों से बेहतर और अमीर होते हैं। मैं अकेले नहीं बल्कि मिलकर कह रहा हूँ। और एक और चालाकी भरी बात जो कभी कभी सामने आती है, उसका भी इसी तरह जवाब दिया जा सकता है। कुछ लोगों को शक है कि जो लेजिस्लेटर सबसे सही कानून बनाना चाहता है उसे ऊंचे ऊंचे तबके के भलाई के लिए कानून बनाना चाहिए, या बहुत से लोगों की जब यह मामला हो जिसका हमने जिक्र किया, यानी सभी चीज़ें एक साथ मौजूद हों। अब तो सही यह है कि उसका मतलब जो बराबर है
के मतलब में निकाला जाना चाहिए और जो बराबर होने के मतलब से सही है उसे राज्य के फायदे और नागरिकों की आम भलाई के हिसाब से देखा जाना चाहिए। और एक नागरिक वह है जो राज करने से और राज पाने में हिस्सा लेता है। वह अलग अलग तरह की सरकारों में अलग अलग होता है, लेकिन सबसे अच्छी हालत में वह होता है जो राज करने के काबिल और तैयार होता है और अच्छे जीवन के लिए राज करने को तैयार होता है। लेकिन अगर कोई एक व्यक्ति या एक से ज़्यादा लोग हों, भले ही वे किसी राज्य की पूरी ज़रूरत पूरी करने के लिए काफ़ी न हों और जिनकी खूबियाँ इतनी ज़्यादा हों कि वे बाकी सभी की खूबियाँ या राजनीतिक ताकत उनकी तुलना में न हो, तो उन्हें राज्य का हिस्सा नहीं माना जा सकता। राज्य क्योंकि जो बड़ा है उसके साथ न्याय नहीं होगा। अगर उसे सिर्फ उन लोगों के साथ बराबर माना जाए जो नेक कामों और पॉलिटिकल पावर में उससे बहुत कम है, ऐसे इंसान को सच में इंसानों में भगवान माना जा सकता है। इसलिए हम देखते हैं कि कानून सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए होते हैं जो जन्म से और पावर में बराबर होते हैं, और सबसे अच्छे नेक कामों वाले लोगों के लिए कोई कानून नहीं होता, वे खुद एक कानून होते हैं। कोई भी जो उनके लिए कानून बनाने की कोशिश करे वह मजाकिया होगा। वे शायद वही जवाब देंगे जो एंटी थी एंटीस्ट एंटीस्थनीज की कहानी में शेरों ने खरगोश से कहा था, तुम्हारे पंजे कहाँ। जब जानवरों ने काउंसिल में खरगोशों ने सबके लिए बराबरी की मांग करना और हंगामा करना शुरू कर दिया। इसी वजह से डेमोक्रेटिक राज्यों ने समाज में से अलग थलग करने की व्यवस्था कर दी। सबसे ऊपर उनका मकसद था, और इसीलिए वे उन लोगों को कुछ समय के लिए शहर से अलग थलग कर निकाल देते थे, जो अपनी दौलत या अपने दोस्तों की संख्या या अपनी किसी और पॉलिटिकल असर की वजह से बहुत ज़्यादा हावी होने लगते थे। पुरानी कथाओं में बताया गया कि ऑर्गेनोटस ने हेराक्लीज को इसी वजह से पीछे छोड़ दिया था। आर्गो जहाज उसे नहीं ले गया क्योंकि उसे डर था कि वह बाकी क्रू के लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए जो लोग जुल्म की बुराई करते हैं वे पेरियांडर की थ्रेसिबुलस को दी गई सलाह को गलत ठहराते हैं। उनकी बुराई पूरी तरह से सही नहीं कही जा सकती, लेकिन यह है कि जब हेराल्ड और पेरियांडर से सलाह लेने के लिए भेजा गया तो उसने कुछ नहीं कहा, बस सबसे ऊंची मकई की बालियों को तब तक कटते रहा जब तक कि खेत बराबर ना हो जाए। हेराल्ड को इस काम का मतलब नहीं पता था, लेकिन वह आया तो उसने देखा कि उसकी जानकारी थ्रेसिबुलस को दी है, जिसने उसे समझा कि उसे राज्य के मुख्य लोगों को खत्म करना है, और यह पॉलिसी न केवल जुल्म करने वालों के लिए फायदेमंद या असल में उन्हीं तक सीमित है बल्कि कुलीन तंत्रों और लोकतंत्रों में भी उतनी ही जरूरी है। ओस्ट्रासीस्मा भी इसी तरह का एक तरीका है जिसमें सब से जाने माने नागरिकों को अपाहिज बनाकर देश निकाला देकर काम किया जाता है। बड़ी ताकतें पूरे शहर और देशों के साथ वैसा ही करती हैं जैसे इतना ही लोगों ने सिमियन, चियान और लेस्बियन लोगों के साथ किया था। जैसा कि उन्होंने समाज पर मजबूत पकड़ बनाई और उन्हें संधि के खिलाफ अपने साथियों को नीचे दिखाया, और फारस के राजा मेडस बेबीलोनियों और दूसरे देशों को बार बार कुचलता और उनकी आत्मा अपनी पुरानी महानता को याद करके जाग उठी। यह समस्या यूनिवर्सल है और सभी तरह की सरकारों से जुड़ी है, चाहे वे सही हो या गलत। भले ही बिगड़े हुए तरीके अपने फ़ायदे के लिए यह पॉलिसी बना सकते हैं, लेकिन जो लोग सबका फ़ायदा चाहते हैं वे ऐसा नहीं करते। यही बात आर्ट्स और साइंस में भी देखी जाती है, क्योंकि पेंटर किसी भी मूर्ति का ऐसा पैर नहीं होने देगा जो कितना भी सुंदर हो, सही अनुपात में हो, और न ही जहाज़ बनाने वाला जहाज़ का पिछला हिस्सा या कोई दूसरा हिस्सा बहुत ज़्यादा बड़ा होने देगा। ठीक वैसे ही जैसे कोई गाना बजाने वाले को बाकी सबसे ज़्यादा जोर से बेहतर गाता है। राजा भी ज़बरदस्ती कर सकते हैं और फिर भी अपने शहरों के साथ मिलजुल से रह सकते हैं अगर उनकी सरकार राज्य के हित में हो। इसलिए जहाँ कोई मनमानी हुई बेहतर है वहाँ आविष्कार के पक्ष में तर्क एक तरह के राजनीतिक न्याय पर आधारित है। यह निश्चित रूप से बेहतर होगा कि कानून बनाने वाले शुरू से ही अपने राज्य को ऐसा आदेश दे कि ऐसा उपाय कि उसकी कोई ज़रूरत ही न हो, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ती है तो अगला सबसे अच्छा तरीका यह है कि वह इस या इससे
इसी तरह के किसी उपाय से बुराई को ठीक करने की कोशिश करें। हालांकि यह सिद्धांत राज्यों में सही तरीके से लागू नहीं हुआ, क्योंकि जनता की भलाई करने के बजाय उन्हें पक्षपातपूर्ण मकसदों के लिए बहिष्कार का इस्तेमाल किया है। यह सच है कि सरकारों के बिगड़े हुए तरीकों के तहत उनके खास नज़रिए से ऐसा उपाय सही और सुविधाजनक है, लेकिन यह साफ है कि यह पूरी तरह से सही नहीं है। एकदम सही और गलत इसके इस्तेमाल पर बहुत शक होगा, न कि जब तब इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ताकत, पैसा, पॉपुलैरिटी या ऐसी चीज़ों के लिए किया जाए, बल्कि यह इस्तेमाल किसी ऐसे इंसान के खिलाफ किया जाए जो सबसे अच्छा हो, उसके साथ किया जाए। यह इंसान नहीं कहेगा कि इंसान को निकाल देना चाहिए और देश का निकाला देना चाहिए, दूसरी तरफ उसे गुलाम नहीं होना चाहिए। यह ऐसा होगा जैसे देवताओं के साम्राज्य के बंटवारे में दूसरे देवता जो उस पर राज करने का दावा करें। एकमात्र विकल्प यह है कि सभी को खुशी खुशी ऐसा शासक की बात माननी चाहिए जैसा कि प्रकृति का नियम लगता है, और उसके जैसे लोग जिंदगी भर अपने राज्य में राजा बने रहें।